हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। अब मैं अभिषेक जैन बोल रहा हूँ और आज का ये मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ काइंड्स ऑफ लॉ। और इसका नया टॉपिक आज का है इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ एन एग्रीगेट of rules and relations recognized and accepted by civilized states in their relations with each other. It has been considered as one of the most important branches of law. It has been divided into two parts, where one part consists of those rules which are uniform and universal in their applications. इंटरनेशनल लॉ में ये दिखाया गया है कि जो अभी लोग हैं तो ना वो एक दूसरे से जुड़ते गए, तो अगर जैसे वो जुड़ते गए तो एक स्टेट बना और स्टेट से कुछ स्टेट्स मिला के एक कंट्री बनती है। जिससे कि हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्री हैं। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हमें सबसे बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए, जिससे कि हम हमारी अगर हम अपनी कंट्री से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी हेल्प हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो अ, कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है किसी काम से, तो उसे कोई दिक्कत ना आए, कोई उसे परेशान ना करे, हैं, उसकी हेल्प भी होनी चाहिए वहाँ पे उस कंट्री में। तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है, जिससे कि एक कंट्री के व्यक्ति को दूसरी कंट्री में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल लॉ के तहत उन पर केस चलाया जाएगा। और ये चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर है कि जो भी हम इंटरनेशनल लॉज हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच कन्वेंशंस में बनाए गए हैं, ट्रीटीज़ में बनाए गए हैं, उसके बिहाफ पर। या फ्रेंड्स, एंड सेकंड टॉपिक है अपना सिविल लॉ। सिविल लॉ, इससे हम ये समझते हैं कि यह लॉ लोगों के लिए बनाया गया है, स्टेट के लिए बनाया गया है। कंट्री हमारी जो उस कंट्री स्टेट में लोग रहते हैं, सिंप्लीफाई ये है इसमें कि जो उस कंट्री के स्टेट में लोग रहते हैं उनके लिए ये लॉ है, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी ये लागू हो जाता है लगभग। इसमें सिविल लॉ में हमें कई प्रकार के लॉज देखने को मिलते हैं। म्यूनसिपल लॉ, पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट या सेकंड पार्ट में। तो नेचुरल लॉ में ये है कि हमें ठीक प्रकार से जस्टिस मिलना बाय लॉ, जो भी लॉ हमारे स्टेट में बनाए गए हैं। पॉजिटिव लॉ यानी सही वे में काम करना। जैसे कि अगर कोई भी हम सही काम करते हैं, अगर कोई और व्यक्ति हमें परेशान करता है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, जिससे कि कोर्ट से हमें ये है कि इसका बेनिफिट मिलेगा कि उस पर हम क्लेम भी कर सकते हैं कि वो हमें परेशान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ हम पहले ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी पर्सनली इफेक्टेड हो रही हो किसी भी चीज़ से। जैसे कि अंडर द प्राइवेट लॉ डील्स विद थिंग्स, ये हमारी थिंग्स हैं जो वी प्राइवेट लॉ के अंडर आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे कि हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में वो हमारे साथ फ्रॉड करता है, तो ये हमारा प्राइवेट है। जैसे कि कोई हमारे साथ फ्रॉड ना कर सके, हैं।
और इंश्योरेंस हो गया, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, खुद से कराते हैं ना, इसलिए यह पर्सनल लॉ के अंदर आता है। कैरेज फ्रेट हो गया। कैरेज फ्रेट का कैरेज फ्रेट का मीनिंग होता है कि किसी से माल ढुलवाना या कहीं ले जाना लाना, तो उसके पैसे लेना देना। तो ये सब हमारा पर्सनल उसमें आता है। डैमेज फॉर पर्सनल इंजरीज हो गई हैं, कोई हमें चोट मार जाता है या हमारा एक्सीडेंट कर जाता है, तो ये हमारा पर्सनल है कि हम ये खुद ही जाएंगे, तो हमें ये खुद ही करना पड़ेगा जो भी है। हमें केस करना पड़ेगा अगर किसी से जानबूझकर हुआ है तो, है, जिससे कि हमें क्लेम मिल सके उस चीज़ का। सिविल रॉन्ग्स हो गया, कोई हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, एजेंसीज हो गई, एजेंसी के लिए लॉ बनाए गए हैं। बेलमेंट हो गया है, सेल्स ऑफ गुड्स हो गए, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, किस प्रकार से लगता है, ये इसके लिए लॉज बनाए गए हैं। पार्टनरशिप हो गया, हम किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई फर्म खोलते हैं या इंडस्ट्री खोलते हैं, तो उसके लिए लॉज बनाए गए हैं कि कितने पार्टनर खोल सकते हैं एक कंपनी या इंडस्ट्री। हाँ, रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज देखिए, या रूल, अगर कोई भी कंपनीज के रूल्स तोड़ता है तो वहाँ का ओनर उन्हें क्या क्या वो पनिश कर सकता है या उनसे क्या क्लेम मांग सकता है। हाँ, इंसॉल्वेंसी हो गई यानी बैंक करप्सी हो जाती है, तो बैंक का ओनर क्या करेगा इसमें। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारा पर्सनल उसमें आता है सारा। पब्लिक लॉ ये है कि ये पब्लिक के लिए ही बनाया गया है, जो कि पब्लिक लॉ में ये है कि जिससे कि ना कोई किसी को बिना मतलब कोई भी परेशानी ना पहुंचा सके, उसके लिए लॉ बने गए हैं। इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमारे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है, हमारे राइट्स बताता है। हैं, कौन किस जगह काम करेगा यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा ही तय किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स का किससे कब क्या क्या करवाना है, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये है कि लेजिस्लेटिव हो गया, है जो फ्रेम करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशनल को फ्रेम किया है। और एग्जीक्यूटिव में हो गए हमारे जो ये सरकारी कर्मचारी आते हैं अलग अलग पदों पे, आईएएस ऑफिसर्स हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लॉज हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई हैं, तो इन सब के अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव में असेंबली में आते हैं। जुडिशियल में ये हो गया कि जुडिशियल में है हमारा, देखने को मिलता है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आते हैं कि जब भी कोई भी किसी भी लॉ किसी चीज़ से किसी दूसरे लॉ से टकराता है, तो उसमें हमें काफ़ी वो इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। जैसे अभी ये 376 बदला बदला है, वो सॉरी 375, 370 इनमें अभी इंटरप्रेट किया गया है। क्रिमिनल लॉ से तो हम सीधे सीधे समझते हैं कि सीधा सीधा जो क्राइम होता है उनके लिए लॉ है, जिसमें लोगों को पनिशमेंट मिलती है या उनसे क्लेम निकलवाए जाते हैं। हाँ, तो क्रिमिनल लॉ में हमें मैंस रियस भी दिखाया, मैंस रियस के बारे में बताया गया है मैंस रियस, एक्टस रियस। जिसमें मैंस रियस वो होता है कि क्रिमिनल माइंडेड पर्सन,
जो क्राइम करते हैं तो उनको रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ बनाया गया है एक्टस रियस, यानी मैंस रियर प्लस एक्टस रियस। तो अगर ये दोनों ही अगर एक साथ होते हैं तो हमारा क्राइम बनता है मिलके। इसमें हमें पॉलिटिक स्पेसिफाई भी किया गया है हर एक पीनल कोड को। क्राइम क्रिमिनल में आईपीसी हो गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, प्रोसीजर उनके प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि कब कैसे कोर्ट का क्या प्रोसीजर चलेगा। हाँ, तो आईपीसी में बताया गया है आपका ये कि सब कुछ स्पेसिफाइड किया गया है कि किसको किस पनिशमेंट की क्या सज़ा मिलेगी। वो सॉरी, किसको क्राइम की क्या सज़ा मिलेगी, हमें आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में देखने को मिलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ओवर करते हैं।